हाय दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रीप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आपकी मेहनत की सफलता की मुकाम तक पहुंचाने के लिए माय ऑनलाइन प्रीप मंथली वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आई है, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला है धान की नई किस्म हीरा का राष्ट्रीय चयन। हैदराबाद में आयोजित एकीकृत चावल सुधार परियोजना की 57वीं वार्षिक धान अनुसंधान बैठक में राष्ट्रीय उत्पादन के लिए धान हीरा की एक नई वैरायटी का जो है चयन किया गया था। 57वीं वार्षिक बैठक धान का अनुसंधान बैठक हुई थी हैदराबाद में। वहां पे जो है धान हीरा का जो है एक नया वैरायटी को जो है चयन किया गया था। यह जो किस्म है, जो न्यू वैरायटी जो है, ये कहां बनाया गया था? तो वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह और उनके टीम द्वारा यह विकसित किया गया था। ये जो कॉलेज है, यह बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वहां के वैज्ञानिक वीर कुंवर सिंह कृषि विद्यालय डुमरांव के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रकाश सिंह, उनके टीम द्वारा विकसित किया गया है धान हीरा का नया वैरायटी। इसकी जो खासियत है कि इसका उत्पादन क्षमता जो है सामान्य धान से 1.5 गुना है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो कटक उड़ीसा। याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कटक उड़ीसा में। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहां होता है? तो वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पे यूपी, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पे पंजाब और पांचवें नंबर पे बिहार। पांचवें नंबर पे बिहार। सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। और बिहार में सबसे अधिक उत्पादन क्या होता है? कौन से फसल का सबसे ज्यादा बिहार में उत्पादन होता है? तो चावल का। बिहार में सभी फसलों में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट है दरभंगा मखाना हब। दरभंगा को मखाना हब के रूप में स्थापित किया जा रहा है। 27 अप्रैल 2022 को दरभंगा के सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने केंद्र सरकार की फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 न्यू एफपीओ स्कीम योजना के तहत मखाना रिसर्च सेंटर दरभंगा में दीप प्रज्वलित कर एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला का उद्देश्य है जिला में मखाना उगाने वाले किसानों को सहकारी किसान उत्पादक संघ बनाकर विश्व मंच पर दरभंगा को मखाना हब के रूप में स्थापित करने के उपायों पर विचार करना है। ज्ञात है कि दरभंगा जिला एक उत्पाद के तहत, एक जिला एक उत्पाद क्या है दोस्तों? यह प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा शुरू की गई योजना है। यह योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत आती है। इस योजना को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य है सभी राज्यों को अपना एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें उस जिले व उस राज्य में अपनी अलग पहचान मिलेगी। उसी योजना के तहत जो है दरभंगा जिले के एक जिला एक उत्पाद के तहत मखाना को उत्पादन और विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य स्तर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप सबको पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा जो है मखाना उत्पादन होता है और इसका जो है देश विदेश में बहुत मांग है। और आपको पता है कि बिहार में जो है मखाना दरभंगा के अलावा सबसे ज्यादा उत्पादन दरभंगा में होता है, फिर मधुबनी, फिर सुपौल और समस्तीपुर में इसकी खेती की जाती है। दोस्तों, मखाना में जो होता है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन और आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन एंड आयरन जो है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? निपुण बिहार योजना। ये क्या है? हाल ही में एक समीक्षा बैठक में बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बिहार के सरकारी स्कूलों में निपुण बिहार योजना को जून के पहले सप्ताह में लागू करने का निर्देश दिया है। ये योजना जो है निपुण बिहार योजना, इसके तहत बच्चों को पढ़ने लिखने में, अक्षरों को पहचानने में, अक्षरों के अर्थ की व्याख्या करने में, साथ ही जोर घटाने और उम्र से संबंधित अन्य संख्यात्मक गतिविधियों को हल करने में दक्ष बनाएगा। ठीक है दोस्तों। और ये योजना जो है नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में मुख्य रूप से पहली से तीसरी कक्षाओं के बीच बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान में सुधार करने के लिए
निपुण भारत योजना शुरू की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 के छात्रों के बीच जो बुनियादी साक्षरता बेसिक एजुकेशन है और संख्यात्मक ज्ञान जो है जोड़ घटाव इस सब के लिए इसको निपुण बनाने के लिए जो है सुधार करने के लिए निपुण भारत योजना शुरू की गई थी। इसे राज्य बिहार सरकार ने निपुण बिहार नाम से शुरू करने की इनकी योजना है। दोस्तों नई शिक्षा नीति कब आई थी? तो याद रखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 2020 को आई थी। इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन कौन थे? तो के कस्तूरी रंगन थे। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का स्थान कौन लेगा? तो किसका स्थान लेगा? तो 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ये अब स्थान लेगा। नेक्स्ट है बाबा केवल धाम राज्य मेला। हाल ही में समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड अंतर्गत इंद्रवारा गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 3 दिवसीय बाबा केवल धाम को जो है राज्य मेला का जो है उद्घाटन किया। बाबा केवल धाम राज्य मेला राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित निषाद समाज का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। बाबा केवल धाम जो है दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित जो है निषाद समाज का जो है सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। याद रखिएगा इस मेला का आयोजित चैत्र मास की नवरात्रि में सप्तमी तिथि से 10वीं तक होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मेला को 2010 में राज्य मेला का दर्जा दिया था। बाबा केवल धाम राज्य मेला कहां लगता है दोस्तों? इसको याद रखिएगा समस्तीपुर जिला में, ठीक है। और 2010 में इसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसे राज्य मेला का दर्जा दिया, राज्य मेला का दर्जा दिया, ठीक है। और ये किस समाज का जो धार्मिक मेला है? तो याद रखिएगा निषाद समाज का, निषाद समाज का ये धार्मिक मेला है। दोस्तों बिहार में और भी मेले हैं जिसे राज्य मेला का दर्जा दिया गया, जैसे श्रावणी मेला जो भागलपुर जिला में जो है लगता है। जैसे सोनपुर का मेला आपको पता है, ये वर्ल्ड फेमस मेला है और ये एशिया का सबसे बड़ा मेला है। पितृपक्ष मेला गया, ककोलत मेला नवादा, जानकी नवमी का मेला सीतामढ़ी, सबोर का मेला भागलपुर, सौराष्ट्र मेला जो मधुबनी में लगता है। तो ये सब भी जो है बिहार में राज्य मेला का दर्जा इन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट है सर्पदंश। सांप कटने से मौत होने पर परिजनों को मिलेंगे 4 लाख रुपया। 31 मार्च 2022 को बिहार के उप मुख्यमंत्री सह आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु देवी जी ने विधानसभा में घोषणा की यदि राज्य में सर्पदंश से सांप कटने से कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो राज्य सरकार रुपये की अनुग्रह राशि देगी, मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपया। बाढ़ के दौरान सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इसे प्राकृतिक आपदा मानकर मृतक के परिजनों को राज्य आपदा मोचन कोष से अनुदान की निर्धारित दर के अनुसार अनुग्रह अनुदान दिया जाता है। दोस्तों बाढ़ के दौरान पहले जो है था कि बाढ़ के दौरान यदि किसी व्यक्ति को सांप काटता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो राज्य आपदा कोष से जो है उसको जो है सहायता मिलती थी, मगर अब ये ऐसा नहीं रहा। अब कब यदि सांप काटने से कभी भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, चाहे बाढ़ हो या ना हो, तो उसके परिजन को जो है राज्य सरकार 4 लाख रुपया देगी। नेक्स्ट है बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव। 23 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने बिहार के जगदीशपुर आरा में बाबू कुंवर सिंह विजय उत्सव को संबोधित किया। बाबू कुंवर सिंह के जन्म और जन्म स्थान जगदीशपुर में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जाने वाला यह 164वां विजय उत्सव था। इस विजय उत्सव में एक साथ 77,993 झंडे फहराकर सबसे अधिक संख्या में झंडे फहराने का रिकॉर्ड भी बनाया गया। एक वीर कुंवर सिंह के 164वां विजय उत्सव के दौरान जगदीशपुर आरा में जो है 77,993 झंडे फहराकर सबसे अधिक संख्या में झंडे फहराने का रिकॉर्ड बनाया गया। दोस्तों उल्लेखनीय आप सबको पता है कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर क्षेत्र, जिसको वर्तमान में आरा बोला जाता है,
जगदीशपुर क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया था, जगदीशपुर क्षेत्र से। और बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में 13 नवंबर 1777 इनका जन्म जो हुआ था, 13 नवंबर 1777 में जन्मे वीर कुंवर सिंह का प्रभाव बिहार के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, आजमगढ़, बरिया और गाजीपुर में भी था। दोस्तों इनकी जो मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1858 को हुई थी, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है बिहार राज्य वन्य जीव परिषद की 10वीं बैठक अभी हाल में ही हुई। 18 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार राज्य वन्य जीव बोर्ड की 10वीं बैठक हुई थी। बैठक में जो था कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कहां पे है कैमूर, और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन आश्रय भागलपुर, और रजोली वन्य जीव अभ्यारण्य नवादा, और राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य राजगीर के तहत वन्य जीव मंजूरी के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। और इसके साथ ही जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्य जीव परिषद को भेजने और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को जो है जान माल को नुकसान पहुंचाने, घोड़ा और जंगली सुअर घोषित करने का प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद चुनाव। हाल ही में बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल 2022 को मतदान हुआ। आप सबको पता है बिहार विधान परिषद में जो है 75 सीटें हैं, जिसमें 63 सदस्य जो है इलेक्ट होके आते हैं और 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल गवर्नर के द्वारा। उन लोगों को जो साहित्य कला, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के विशेष ज्ञान, व्यवहारिक अनुभव रखता हो, वैसे लोगों को जो है मनोनीत करते हैं। और बिहार जो विधान परिषद होते हैं दोस्तों, उसके जो सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 साल का होता है। जैसे राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, और उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में जो है सेवानिवृत्त रिटायर होते हैं दोस्तों। इसका मतलब विधान परिषद को जो है कभी भंग नहीं किया जा सकता है राज्यसभा के तहत। दोस्तों विधान परिषद जो है बिहार के साथ साथ यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, इन 6 राज्यों में विधान परिषद वर्तमान में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, बाइकैमरल। और पहले जम्मू कश्मीर में भी था, मगर जम्मू कश्मीर को दोस्तों आप सबको पता है ये यूटी हो गया, तो यहां लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। दोस्तों विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, जो चुनाव होता है, वो 1/3 सदस्य जो है एमएलसी राज्य के विधायक द्वारा चुने जाते हैं। इसको याद रखिएगा, विधायक जो होता है, टोटल मेंबर जो होता है किसी राज्य का जो एमएलसी का, उसका 1/3 एमएलसी जो है विधायक, वहां के जो विधायक और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। इसकी याद रखिएगा। इसके अलावा सदस्य का जो 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 1/3 स्थानीय निकायों, नगर पालिका, जिला बोर्ड आदि द्वारा चुने जाते हैं उन राज्यों के। और 1/12 सदस्य एमएलसी के 1/12 सदस्य उन लोगों द्वारा चुने जाते हैं जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं, टीचर के द्वारा जो है चुना जाता है। 1/12 सदस्य जो होता है दोस्तों, वो राज्य में 3 साल से स्नातकों द्वारा, जो ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके द्वारा जो है ये चुने जाते हैं। और 12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं आपको पता है, ये मनोनीत होते हैं। तो इसको याद रखिएगा। बिहार विधान परिषद का जो टोटल मेंबर है वो 75 है, जिसमें 63 सदस्य इलेक्टेड होते हैं और 12 जो है मनोनीत होते हैं। तो और इसका जो कार्यकाल होता है दोस्तों विधान परिषद का, वो 6 साल का होता है, जिसमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। बिहार के अलावा यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में विधान परिषद है। लेजिस्लेटिव काउंसिल याद रखिएगा 6 राज्यों में है। और इसका जो चुनाव होता है, उसका जो कुल मेंबर का 1/3 सदस्य, 1/3 जो है विधायक द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय नगर पालिका, जिला बोर्ड द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 सदस्य जो होते हैं, कुल मेंबर का 1/12 सदस्य जो है जो 3 साल से पढ़ा रहे हैं, टीचर के द्वारा। और 1/12 सदस्य 3 साल से स्नातकों द्वारा जो है ग्रेजुएशन कर रहे स्टूडेंट के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट है बिहार में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 23 सितंबर 2019 को, याद रखिएगा।
के तर्ज पर बिहार सरकार की ओर से राशन कार्ड धारक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सभी को दिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में 18 से 59 आयु वर्ग के लगभग 6 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन की मुफ्त बूस्टर खुराक भी दी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट ने 1314.15 करोड़ रुपया की जो है मंजूरी दी गई है। राज्य में करीब 29% परिवार ऐसे हैं जिन्हें आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिलता है। वहीं उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें भी यह सुविधा मिलनी चाहिए। इस ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज करने का फैसला लिया है। सभी राशन कार्ड धारक परिवार को जो है हर साल जो है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत। इसकी शुरुआत जो हुई थी दोस्तों 23 सितंबर 2019 को। इस योजना का लाभ पूरे परिवार को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि आवश्यकता पड़ने पर परिवार का कोई सदस्य इस योजना के तहत 5 लाख रुपया तक अपना मुफ्त इलाज करा सकता है। इस योजना के अंतर्गत आपको जन आरोग्य कार्ड बनवाना होगा। उसके बाद आप इस कार्ड के द्वारा जन आरोग्य कार्ड बनाना होगा। उसके बाद आप इस कार्ड के द्वारा चयनित अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद में उप मुख्य सचेतक बने दिलीप जायसवाल, डिप्टी चीफ व्हिप बने। कौन बने दोस्तों? दिलीप जायसवाल। याद रखिएगा बिहार विधान परिषद, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसके चीफ व्हिप कौन बने हैं? नीरज कुमार और रीना देवी। इसको भी याद रखिएगा, नीरज कुमार और रीना देवी बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के व्हिप बने हैं। और डिप्टी चीफ व्हिप बने हैं वो दिलीप जायसवाल बने हैं। दोस्तों जो व्हिप होता है वह सदन में पार्टी के अनुशासन और व्यवहार की जिम्मेदारी इन पे होती है। और व्हिप जो है होता है वो पार्टी के सदस्यों को निर्देश देता है कि वे मुख्य मुद्दे पर जो है पार्टी के विचारों से चिपके रहे और पार्टी के निर्देशानुसार सदन में किसी भी मुद्दे पर वोट दे। मुख्य सचेतक व्हिप जारी करता है ताकि पार्टी के सदस्य जो है सदन में पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान ना करे। इनका काम होता है पार्टी में के जितने भी सदस्य मेंबर होते हैं उनको आपस में जोड़े रखना, पार्टी के जो विचारधारा है उनके साथ चिपके रहने के लिए उन्हें जो है प्रेरित करना, और पार्टी के जो निर्देश होता है किसी मुद्दे पर वोट देना, उनको जो है उस जो है मुद्दे के बारे में बताना, उनको उस पर वोट देने के लिए कहना, और ताकि पार्टी के सदस्य सदन में पार्टी लाइन के खिलाफ मतदान ना करे। ये सचेतक का व्हिप का जो है काम होता है। तो विधान परिषद का जो व्हिप है, चीफ व्हिप है नीरज कुमार और रीना देवी, और डिप्टी जो चीफ बनाया गया, व्हिप बनाया गया, वो दिलीप जायसवाल को बनाया गया। दोस्तों जो पार्टी व्हिप के खिलाफ वोटिंग करने के लिए कार्रवाई कर सकती है, और राष्ट्रपति मगर राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डालने के लिए संसद और विधानसभा के सदस्य को कोई व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। वो ये एक्सेप्शन है दोस्तों कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने के लिए संसदों और विधानसभा के सदस्यों के लिए कोई व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। उसके लिए जो सदन के व्हिप के नेता होते हैं वो इन पे फोर्स नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। नेक्स्ट है मिथिला का रोहू। देख सकते हैं आप रोहू मछली फिगर में है आपका। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मिथिला के रोहू को जीआई टैग प्राप्त करने के प्रयासों के तहत मछली विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया गया कि मिथिला के रोहू जो मछली है उसको जीआई टैग मिले, इसके लिए जो है एक टीम का गठन किया गया है। और रोहू जो है दोस्तों बिहार के मिथिलांचल के दरभंगा और मधुबनी के पुराने तालाबों में पाया जाता है, क्योंकि जलवायु, पुराने पोखरों की गाद और किनारे लगे फलों की पेड़ की वजह से इस मछली का स्वाद दूसरे से काफी अलग होता है। दोस्तों मछली का उत्पादन जो वार्षिक वृद्धि दर है बिहार में वह 7% है। और दोस्तों आप सबको पता होगा कि बिहार जो है भारत में जो है चौथे स्थान पे है मछली उत्पादन में, चौथे स्थान पे है, प्लेस पे है। और पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश। हालांकि बिहार के भूगोल को देखते हुए मछली उत्पादन के क्षेत्र में जो है यहाँ अपार संभावना है दोस्तों। और आप सबको पता है दोस्तों कि बिहार का जो राजकीय मछली जो होता है, स्टेट फिश जो है क्या है, कौन है? मांगूर है। इसको भी याद रखिएगा, जो बिहार का राजकीय मछली है वो क्या है?
मांगुर है। और ये इसको कब राज्य सरकार द्वारा जो है घोषित किया गया था इस मांगुर मच्छी को राजकीय फिश के रूप में? तो याद रखिएगा 2008 में जो है इसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, राउंड फर्स्ट में बिहार शामिल है, हो गया है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड फर्स्ट में बिहार को जो है शामिल किया गया। दोस्तों स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग जो है इसको जारी करता है। नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पे जो है इसका फाउंड हुआ था 1 जनवरी 2015 को, आप सबको पता होगा। और हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI से संबंधित रिपोर्ट में बिहार को अचीवर्स की श्रेणी में शामिल किया गया है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में बिहार 15वें स्थान पर, जिसका स्कोर 38.3 है दोस्तों। तो बिहार का स्थान स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में कितना स्थान है? 15वां स्थान। गौरतलब है कि यह सूचकांक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 6 मापदंडों के आधार पर जलवायु और ऊर्जा क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करता है। कौन कौन सा? डिस्कॉम का प्रदर्शन देखता है, ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय स्थिरता, स्वच्छ ऊर्जा पहल, नई पहल और पहुंच, और सामर्थ्य और विश्वसनीयता। दोस्तों गुजरात, केरल और पंजाब को नीति आयोग के स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्यों के रूप में चुना गया है। शीर्ष राज्य कौन है? तो दोस्तों गुजरात, केरला एंड पंजाब, ये स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में जो है टॉप में है। और बिहार का स्थान क्या है दोस्तों? तो 15वां स्थान है। इसका स्कोर क्या है? 38.3। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा नीति आयोग। नेक्स्ट है बांका और पटना जिले में पुरातत्व संरचनाओं का GPR सर्वेक्षण। GPR सर्वेक्षण किस जिला में किया जा रहा है? याद रखिएगा बांका और पटना जिला में। तो दोस्तों GPR क्या होता है? ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR। ये क्या होता है दोस्तों? इस तकनीकी से बिना खोदाई कराए जमीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारी आसानी से मिल जाती है GPR से। तो दोस्तों पटना और जिला में जो है पुरातत्व संरचनाओं का GPR सर्वेक्षण किया जा रहा है। और इसके निदेशक जो है पुरातत्व निदेशालय के निदेशक दीपक आनंद ने बताया कि बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे GPR सर्वे में बांका के अमरपुर प्रखंड के भदरिया गांव में GPR सर्वे लगभग पूरा हो चुका है और पटना जिला में जल्दी शुरू होगा। आपको पता है दोस्तों कि जो पटना जो है प्राचीन पटना पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता है। मगध साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्रा ज्ञान की भूमि थी, जिसका संबंध आर्यभट्ट, वत्सायन और चाणक्य जैसे खगोलविद और विद्वान से रहा है। और GPR जो है दोस्तों एक भू भौतिक विधि है जो ऊपरी सतह से छवि के लिए रडार प्लस का उपयोग करती है। यह गैर विनाशकारी विधि रेडियो स्पेक्ट्रम के माइक्रोवेव बैंड में विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग करती है और उप सतह संरचनाओं से परिवर्तित संकेतों का पता लगाती है। नेक्स्ट है लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से हटाया गया। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अनुसूचित जनजातियों को में से किसको हटाया गया, किस जाति को हटाया गया? तो लोहार जाति को। किस स्टेट में? तो याद रखिएगा बिहार स्टेट में। कब हटाया गया? तो 21 अप्रैल 2022 को बिहार सरकार के ने एक आदेश जारी करके अनुसूचित जनजाति का दर्जा लोहार जाति से वापस ले लिया। यह फैसला जो था राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लिया। दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस आर्टिकल के तहत है? या 338A। और ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2003 में हुई थी 89वां संविधान संशोधन के तहत, 89वां। और इससे पहले ये SC ST के साथ था, आयोग एक ही था और ये आर्टिकल 338 के तहत आता था। 89वां संविधान संशोधन 2003 में कर दिया गया 89वां, और ST को अलग कर दिया गया और उसे एक नया आर्टिकल 338A
में अब जो है इसको रखा गया है। और वर्तमान में एसटी कमीशन के जो चेयरमैन है कौन है दोस्तों, याद रखिएगा, हर्ष चौहान अभी एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य सूचना आयोग। बिहार राज्य सूचना आयोग 4 अप्रैल 2022 को बिहार राज्यपाल फागू चौहान जी ने राज्य के सूचना आयुक्त के रूप में फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण को जो है पद की शपथ दिलाई। तो राज्य के सूचना आयुक्त कौन है दोस्तों, 2 आदमी अभी नियुक्त हुए हैं, फूलचंद चौधरी और त्रिपुरारी शरण। और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो याद रखिएगा नरेंद्र कुमार सिन्हा। दोस्तों सूचना आयोग क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, जिसकी जो स्थापना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत जून 2006 में स्थापित किया गया था। दोस्तों सांविधिक निकाय किसको बोलते हैं, जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून से जिस बॉडी का निर्माण होता है उसे हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। होप आपको यह वीडियो अच्छे लगे होंगे। इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आप हमें कमेंट्स और फीडबैक जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।